मिखाइल शुफुतिन्स्की ने विद्रोह किया। अरे आपको ऐसा किसने कहा? सुनिए, अफवाहें कहाँ हैं? यहाँ कम से कम आधिकारिक रूप से हाँ वे कहते हैं हम देखेंगे। अजनबी, वहाँ अंतरिक्ष में एक ऐसी प्राणी है जो औसतन $152,000 प्रति वर्ष कमाती है। कितना? ये वे रोल प्ले गेम्स नहीं है, नहीं। सब लोग तुरंत ही पैनिक में थे, जैसे कि टेलीग्राम के साथ क्या हो रहा है, अब हमें ये सारी कहानी हटा दी जाएगी। सभी को नमस्कार, हम पॉडकास्ट लिख रहे हैं। क्या आपने इस बारे में मज़ेदार बात देखी? मिखाइल शुफुतिन्स्की के साथ मिखाइल शुफुतिन्स्की ने विद्रोह किया। मैंने कैलेंडर पलटा पलटा और फिर से तीसरा सितंबर है। द गॉड पिछले कई वर्षों में सबसे स्थिर मेम है, मुझे लगता है। हाँ विक्टर, कृपया बताओ, क्या हमारे पिछले पॉडकास्ट पर किसी ने कोई टिप्पणी छोड़ी है? सच कहूँ तो मैंने नहीं पढ़ा। मैंने नहीं देखा, कोई टिप्पणियां नहीं है। हमारे पास केवल एक टिप्पणी है कि पॉडकास्ट लिखना बंद करो। एक टिप्पणी? नहीं नहीं, वहाँ एक और टिप्पणी है, मैं अगली बार आऊँगा। हाँ तो किसने लिखा? अन्ना। अन्ना? तो मैं उसे जानता हूँ। नहीं, दूसरी अन्ना भी। मैं उसे जानता हूँ। मैं समझ गया किस अन्ना की बात हो रही है। ठीक है, वह कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है क्योंकि वह हमें देखती है। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, क्या खबरें हैं? अलेक्सई, क्या आपने सभी खबरों का विश्लेषण कर लिया? विक्टर, अरे आपको ऐसा किसने कहा? आप अफवाहें क्यों सुन रहे हैं? ये सब तो झूठ है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ बस बहुत सारी खबरें हैं। नहीं, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिखा है। हाँ, जैसे होगा वैसे ही चलेगा। वास्तव में हमारे हर एपिसोड में, हमारे H2 एपिसोड में, हर बार हम हमेशा AI के विषय को याद करते हैं। वास्तव में ये हमारे चारों ओर है और इसलिए इस विषय को टालना बहुत मुश्किल है। और मैंने उसे वैसे चारों ओर से देखा। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि ये हमारे साथ इतनी निकटता से जुड़ी हुई है, हमारी जिंदगी में इतनी गहराई से, हम कि वास्तव में इसके बिना रहना मुश्किल है। लेकिन अगस्त में यूरोप में AI के किसी नियमन के अनुसार पहला कानून पारित होने से प्रतीत होता है। वहाँ निश्चित रूप से अभी बहुत सी असंगतियां और अस्पष्टताएं हैं, क्योंकि सामान्य लक्ष्य ये है कि AI के साथ बातचीत को थोड़ा व्यवस्थित किया जाए। वे कह सकते हैं कि वास्तविक समय में AI द्वारा चेहरे की पहचान को सीमित करना चाहते हैं। सीमित करने का मतलब? सीमित करना ताकि वह कुछ सीमित संख्या में लोगों को पहचान सके? नहीं, इस फंक्शन के उपयोग को सीमित करें ताकि इसका उपयोग सभी लोग न कर सकें। बात यह है कि विचार इस तरह से है कि AI का उपयोग अच्छा और सही है, लेकिन इसे किसी तरह जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब पुलिस इसका उपयोग करती है तो ये सामान्य है, लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी इसका उपयोग करती है तो ये सवाल उठता है कि वह इसे किस लिए उपयोग कर रही है। शायद इस संदर्भ में निजी व्यक्तियों की बात करें। हाँ, मतलब मान लीजिए आपने अपनी कार में एक कैमरा लगाया है जो वीडियो स्ट्रीम को प्रोसेस करता है, और आप वहां यह जान सकते हैं कि कार के पास कौन घूम रहा है, यानी आप उनके डेटा को पहचानते हैं। आप उनकी तस्वीरों के माध्यम से उन लोगों के डेटा को खोजते हैं। ये बस इस दिशा में है। स्वाभाविक रूप से कई IT दिग्गज जो AI के क्षेत्र में काम कर रहे हैं थोड़े चिंतित हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह विकास को सीमित करेगा, AI के विकास की गति को कम करेगा। लेकिन एक संस्करण के अनुसार यह विकास को धीमा नहीं करेगा, बस इसे उन लोगों द्वारा संचालित किया जाएगा जो इसे सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। ये कौन है? ये दिलचस्प है। कानूनी तो एक दिग्गज भी कहें। मुझे लगता है कि सरकार बस इस उपकरण को अपने पास रखना चाहती है, और बस यही सब है। यही पूरी कहानी है। यानी हम केवल चेहरे की पहचान करेंगे और आप चेहरे की पहचान नहीं करेंगे। तो बस इसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो ये तो विभिन्न ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स और इसी तरह की चीजें हैं। मतलब जैसे जैसे विकास होता है, मतलब और अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे जिनका उपयोग किया जा सकेगा। अब तकनीकें विकसित हो रही हैं। यदि आप प्रोग्रामर या नेटवर्क तकनीकों के विशेषज्ञ हैं तो आप घर पर बहुत कुछ दिलचस्प कर सकते हैं।
बस इस वजह से कि आप जानते हैं कई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं। अगर एआई इस तरह से विकसित होता रहा जैसा कि वह वास्तव में पहले से ही हो रहा है, तो मुझे लगता है कि समय के साथ एआई के साथ काम करना जीवन की एक सामान्य स्थिति बन जाएगा और एक ओपन सोर्स एआई होगा जिसे कोई और विकसित करेगा। ये केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब ऐसी चीजों को अपने नियंत्रण में लिया जाए। अगर कहीं कुछ होता है तो सब कुछ किसी न किसी तरह से सरकारी मशीन के हाथ की तरह होना चाहिए। मुझे लगता है हाँ। यह पूरी तरह से सरकारी सोच के बारे में नहीं है। मुझे लगता है कि यह डेटा की सुरक्षा से अधिक संबंधित है। फिर से याद करें, यह 2018 का कानून, यह यूरोपीय इंटरनेट पर डेटा की सुरक्षा के बारे में, जिसके लिए अब सभी वेबसाइटों को इसका पालन करना अनिवार्य है। जीडीपीआर। हाँ, असल में मुझे लगता है कि समस्या वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो कुछ भी आप वहां रिकॉर्ड करते हैं वह सब नेटवर्क में चला जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि यूरोपीय संघ व्यक्तिगत डेटा के प्रति काफी संवेदनशील है। कम से कम दृश्यात्मक रूप से यह संवेदनशीलता दिखाने की कोशिश करता है। समस्या यह है कि दृश्य रूप से, क्योंकि वास्तव में डेटा किसी न किसी तरह से मिल जाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है। यहाँ हम सभी समझते हैं कि किसी भी ताले के लिए एक चाबी होती है, लेकिन किसी भी ताले के लिए एक चाबी की चाबी होती है, चाबी की चाबी। इसलिए कुछ करना मुश्किल है। हाँ, खासकर जब यह ध्यान में रखा जाए कि इस गर्मी में ओपन एआई के उपयोगकर्ताओं की संख्या 200 मिलियन से अधिक हो गई। सच में। हाँ, वैसे मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि वे लिखें किस किले से किस किले के लिए चाबी नहीं मिल सकती। यहाँ एलेक्साई कह रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। चलो हम सब मिलकर एलेक्साई को बताएं कि ऐसा नहीं है, सामूहिक रूप से। ठीक है, माफ़ कीजिए, मैंने आपको बीच में ही रोक दिया। नहीं, कानून में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिए इस कानून से संबंधित सभी समाचार मुख्य रूप से अटकलें ही हैं। ये वास्तव में क्या होगा और ये आगे कैसे जारी रहेगा, स्पष्टीकरण, अधिनियम और इसी तरह की बातें। मुख्य रूप से लेखों के आधार पर सभी डेटा की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। वे इन लीक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विभिन्न कंपनियों के हैक होने की दैनिक खबरें आ रही हैं, ये एक आसान लड़ाई नहीं होगी। थोड़ा और सुनिए, यहाँ मेरे साथ एक खास मामला हुआ था। मैं कार किराए पर लेने आया था, याद नहीं है कि मैंने बताया था या नहीं। तो ये रहा आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि कार किराए पर ली गई थी, लेकिन किसी एक विवरण में मुझे सच में याद नहीं है। नहीं, जो मैं कार किराए पर लेने आया हूँ और मैंने उसे बुक किया, और जब मैं आया तो कहा गया हाँ सब ठीक है, लेकिन दूसरी कारें नहीं थीं और उसकी कीमत एक दिन में 3 या 4 गुना बढ़ गई, बस इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का कुछ काम ठप हो गया। क्या आपको ये याद है? हाँ हाँ हाँ, कोई गाड़ियाँ नहीं थीं, लोग यहाँ अलीकांटे में स्टेशन पर खड़े थे कुछ लेने के लिए, जो भी था उसमें से कुछ नहीं था, बस 300 यूरो प्रतिदिन, कुछ ऐसा नहीं पता। वहाँ सिस्टम स्वचालित रूप से कीमतों को नियंत्रित करता है, मुझे ऐसा समझ में आया। उनके पास, हर्ट्स के पास कम से कम, बिल्कुल। यानी वे कहते हैं हम यहाँ कीमतों पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालते, वे तो खुद ही मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं, बस आपको भी ये भी नियंत्रित होते हैं। और हम आपको बस तरह तरह की मशीनें देते हैं, उन्हें सौंपते हैं, देखते हैं और यही सब करते हैं। तो ये रहा आपके लिए, ऐसी ही एक कहानी है। वैसे व्यक्तिगत डेटा के बारे में, क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट रिकॉल के बारे में खबर याद है? ये जो फंक्शन है इसे रिकॉल कहा जाता है, जो स्क्रीनशॉट लेता है। हाँ हाँ हाँ, वो क्या कर रही है? विंडोज़ 11 में कंप्यूटर का उपयोग करते समय स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रही है। मेरे ख्याल से ये 21H2 के निर्माण के बारे में कुछ है। कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इस फंक्शन को पूरी तरह से हटाना और बंद करना संभव नहीं होगा। 100% हटाना संभव नहीं है। वह सिस्टम में होगी, वह शायद लगभग काम नहीं करेगी, लेकिन वह सिस्टम में होगी, बस थोड़ा सा। उसे पूरी तरह से हटाना असंभव है। लेकिन हाल ही में एक फंक्शन था, क्यों? एक फंक्शन था जिससे रिकॉल हटाया जा सकता था। हाल की विंडोज़ 11 की बिल्ड में इस रिकॉल को हटाने का फंक्शन था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह सुविधा एक बग था जिसे उन्होंने पहले ही ठीक कर दिया है। इसीलिए हमें उस समस्या के बारे में पता है जिसके कारण
विंडोज के नियंत्रण पैनल में फंक्शन को चालू या बंद करें। संवाद विंडो में रिकॉल फंक्शन को गलत तरीके से विकल्प के रूप में दर्शाया गया है। यह आगामी अपडेट में ठीक किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकेगा, यानी किसी भी स्थिति में कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाया जाएगा शायद। ये देखते हुए कि ये अमेरिका है, क्या उन्होंने इसे कानूनी तरीके से करने में कोई तरह से सफल हुए? शायद वे सशर्त तस्वीरें नहीं होंगी, उदाहरण के लिए जब तुम खोलते हो, लेकिन बाकी सभी एप्लीकेशन जो तुम उपयोग करते हो शायद उनके स्क्रीनशॉट होंगे। ब्राउज़र शायद किसी तरह से भी काम करेगा, मतलब शायद वे कुछ विशेष रूप से आंतरिक तरीके से, जैसे कि आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब खरीदना चाहिए 10 पर रहना चाहिए, जैसे मैं हूं लिनक्स पर, या लिनक्स पर जाना चाहिए। तो वास्तव में ये बहुत दिलचस्प है कि वे कहते हैं कि इसे हटाना संभव नहीं होगा। ये बहुत अजीब है। जैसे कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन जब तुम वाकई में विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तो तुम सिस्टम फोल्डर को हटा सकते हो, बस तकनीकी रूप से तुम्हारा कंप्यूटर ठप हो जाएगा, बस वो एक ईंट बन जाएगा। नहीं, तो ये कि प्रोग्रामर अपडेट नहीं बना सकते हैं ताकि ये इसके बिना हो। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। संक्षेप में, बड़ा भाई हम पर नजर रख रहा है, हाँ, अपने टेंटिकल्स फैलाता है। यहाँ कम से कम आधिकारिक रूप से है ना। वे कहते हैं हम देखेंगे खुलकर। मुझे नहीं पता कि इसका आधिकारिक रूप से क्या मतलब है। तो चलिए कम से कम आधिकारिक रूप से। संक्षेप में, आधिकारिक रूप से देखने के लिए देखें। संक्षेप में, मैंने फिर से अपने टेक रिपब्लिक और आईटी प्रो पर देखा। 2024 में वेतन की स्थिति कैसी है, वृद्धि हो रही है या नहीं, और इसी तरह की अन्य बातें। यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में जैसे 3% की मांग में वृद्धि हुई थी, वैसा ही वह बनी रही। लेकिन यह इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ कंपनियां छंटनी कर रही हैं, जबकि कुछ कंपनियां भर्ती कर रही हैं। यानी यहां कुछ खास नहीं बदला है। और यह 2024 में सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका की मांग के बारे में है। यह हमारे लिए पहला स्थान है। यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, क्लाउड समाधान और डेटा प्रबंधन के आर्किटेक्ट। तो यह प्रासंगिक है, हाँ, क्लाउड सुरक्षा में। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में उदाहरण के लिए क्लाउड इंजीनियरों की औसत वार्षिक आय $152,000 है। कितना? इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट्स की औसत सैलरी लगभग $142,000 है। क्या तुम सच में पागल हो गए? ब्रिटेन में समान पदों के लिए वेतन भी लगभग ऐसा ही रहता है, हालांकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कम है। और इसी तरह यूरोप वेतन वृद्धि की गति में कमी आ रही है, यानी स्टार्टअप्स में वेतन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब स्पष्ट है कि बाजार किसी तरह से संतृप्त हो रहा है, शायद पिछले वर्षों की तुलना में किसी तरह से ठहराव में है। फ्रांस और जर्मनी में बड़ी कंपनियों में भी ऐसा ही विकास हो रहा है और सब कुछ पहले की तरह ही है। इसके अलावा योग्य विशेषज्ञों की कमी भी है। सभी प्रवृत्तियां जैसी थीं वैसी ही बनी हुई हैं। मैं बस इतना समझता हूं कि वे अब थोड़ी सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शायद किसी अन्य स्वचालन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में मांग जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। ये जर्मनी में एक साक्षात्कार में एक लेख में था के बारे में। यह विकासकर्ताओं के काम में कृत्रिम डायलेक्ट के उपयोग की सुंदरता को दर्शाता है। यह जर्मनी में गिटलैब का आधिकारिक प्रतिनिधि था। इंटरव्यू ये था, अगर कुछ हो तो जैसे आधिकारिक प्रतिनिधियों के रूप में जर्मनी में गिटलैब के बारे में मैं क्या कहूं। और निश्चित रूप से सभी इसका सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं और यह अपने परिणाम देता है। कई लोग कहते हैं कि यह काम छीन लेता है। नहीं, यह काम से नहीं हटाता, लेकिन यह कंपनियों को, बड़ी संख्या में कर्मचारियों वाली कंपनियों की संख्या कम हो गई है जो अब तैयार समाधानों का अधिक उत्पादन करती हैं। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता हाँ वास्तव में गति बढ़ाती है, मदद करती है। खैर, यह तो सभी ने महसूस किया है और समझा है। हाँ, बिल्कुल। वास्तव में बहुत से लोग जो आईटी में आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को भूल जाते हैं कि जब आप एक डेवलपर के रूप में काम करने आते हैं तो डेवलपर के स्तर पर आपका काम कभी नहीं रुकता। आप बाद में उसी विकास के प्रबंधन में जा सकते हैं
या उत्पाद प्रबंधन में या उसी उत्पाद के निर्माण में, तो और भी बहुत कुछ, या फिर नहीं पता, कुछ अन्य प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना, और इसी तरह और इसी तरह और इसी तरह, और खुद को थोड़ा शांत महसूस करना, क्योंकि आप जहां भी काम करें, चाहे आप किसी भी विशेषता में माहिर हों, आपको इन लोगों का किसी न किसी तरह प्रबंधन करना होगा, उन्हें किसी न किसी तरह संगठित करना होगा। तो आईटी वास्तव में विकास के लिए एक अच्छा अवसर था और ये अभी भी बना हुआ है। और वैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत से लोग जो अधिक जागरूक उम्र में हैं, यानी छात्र जीवन से नहीं बल्कि अधिक जागरूक उम्र में आईटी में काम करने के लिए आते हैं, अक्सर प्रबंधन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, उनके पास बैकग्राउंड होता है, लेकिन वे कहने के लिए बड़े होते हैं, वे अधिक प्राधिकृत होते हैं और उनकी अधिक सुनवाई होती है। संक्षेप में, ये सब सामान्य विकास है, खासकर इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में। लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पढ़ा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हम नहीं जानते कि यह क्या है। अगर हम जानते होते कि यह क्या है, तो हम नहीं जानते कि यह कैसे काम करता है। तो अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एक सवाल है। आपके अनुसार वर्तमान में किस एआई सेवा की कमी है? हमारे पास ऐसे सेवाएं हैं जो संगीत बनाती हैं, हमारे पास ऐसी सेवाएं हैं जो वीडियो बनाती हैं, चित्रित करते हैं। तो आपको किस प्रकार की सेवा की कमी महसूस होती है? अच्छा सवाल। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? कोई अच्छा सेवा जो ऐसा हो, ओह यह तो मज़ेदार है, यह तो मेरी जिंदगी को भी बेहतर बना देगा। वीडियो क्लिप्स की खोज मुफ्त, ताकि ये हो सके। हाँ, यहाँ वास्तव में विषय के बारे में सोचना संभव है। अगर हम दैनिक जीवन में, हाँ, जैसे कि दैनिक जीवन में, उदाहरण के लिए, क्या आप चाहेंगे कि आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट हो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित हो, जैसे कि जो रिकॉर्ड रखे, जैसे आज आपकी ऐसी ऐसी मीटिंग है? तो यह एक तरह से एक सशर्त बात है। ये तो अलिसा, एलेक्सा, सिली है ना? नहीं, अधिक स्वाभाविक रूप से, अधिक बुद्धिमान। अगर हम विशेष रूप से एआई की बात करें, तो फिर से ये अभी बहुत अच्छा चित्रित कर रहा है, लेकिन उदाहरण के लिए अगर व्यक्तिगत सहायक की बात करें तो यह चित्रों की तरह अच्छा नहीं है। यह एक अधिक जटिल योजना है। अगर ऐसा होता जैसे कि जार्विस आयरन मैन में। लेकिन मुझे वास्तव में कोई ऐसा दिलचस्पी होगी, और शायद वह ऐसा ही है। और ये तो है, ये मेरी सूची में एक समाचार था। कैसे मैंने वास्तव में थोड़ा लीड बनाई है ना अब। यह एक रोबोट है। इसका नाम ओनिक्स कंपनी है। उन्होंने इस साल अपनी नई विकास को पेश किया है। यह वास्तव में घर में मदद करने के लिए एक व्यक्ति है, यानी यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला रोबोट है, जो विशेष रूप से कारखानों के लिए नहीं, किसी अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि घर में सहायक के रूप में विकसित किया जा रहा है। वह किस बारे में थी? वह सीधे शरीर के साथ, और हाँ, यानी ये कोई नमस्ते दोस्त नहीं है। रोशनी चालू करो। हाँ, मुझे लगता है कि कई लोग ईवी रोबोट को जानते हैं। याद है, वह गोल थी, लेकिन उसका भाई निचला हिस्सा ऐसा था जैसे गेंद। ये वही कंपनी है। उन्होंने इसे बनाया है, ये उनकी विकास प्रक्रिया है, और उन्होंने हाल ही में इस साल इस नए रोबोट को दिखाया। इसकी खासियत यह है कि यह एक सहायक है घर में, घर के लिए, यानी वह इसे एक दोस्त की तरह बनाता है। दोस्त सहायक। सुनिए, कितने फिल्में बनी हैं जब घर पर एक सहायक दोस्त आया और फिर उसने पूरे परिवार को मार डाला। मुझे नहीं पता, या फिर किसी के साथ जगह बांटता है। मुझे नहीं पता, क्या वह बदलता है? संभव है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, दोस्त सहायक शानदार। वास्तव में यह एक दिलचस्प कहानी है, हम इस पर वापस आएंगे। लेकिन मैं कहूँ तो इस खबर के बारे में नहीं सुना। और वह कैसा है? क्या वह मानव के समान है, या वह बस एक रोबोट की तरह है? मुझे नहीं पता। एक घन के रूप में। तो अभी वह ऐसा दिखता है, उसके पास कोई चेहरा नहीं है। मान लीजिए, अगर ऐसा, जैसे एक इंसान, फिर जैसे एक सूट में, एक इंसान को ग्रे सूट में पहनाना, और फिर उसका चेहरा बंद कर देना, जैसे कि उस सीरियल में, स्नैकर गेम। हाँ, यह रहा। जंगल को बंद करो, उसके हाथों में कुछ दस्ताने पहनाओ, वह एक इंसान की तरह होगा। उसकी ऊंचाई औसत है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 173 सेंटीमीटर। इसे विशेष रूप से हल्का बनाया गया है। यह उसके लिए है, उसने इसे हल्का बनाने के लिए कहा। एक एल्यूमिनियम फ्रेम,
ताकि वह किसी व्यक्ति से घर पर मिल ना सके या किसी तरह से टकरा ना सके, जिससे चोटों को न्यूनतम किया जा सके। इसके तेज किनारे नहीं हैं, ऊपर से इसे नरम बनाया गया है बाहर से, ताकि इसके साथ अधिकतम उपयुक्त और प्रभावशाली इंटरेक्शन हो सके। वैसे ऐसी स्थिति के बारे में जो मिखाइल ने कहा कि एक ऐसा दोस्त आएगा और बस तुम्हारा अंत हो जाएगा, एक खेल है जिसका नाम है डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन। ये काफ़ी समय पहले रिलीज़ हुआ था और मेरी राय में ये बस एक कहानी आधारित खेल है। कहने का मतलब है आप 3 अलग अलग एंड्रॉयड्स के रूप में खेलते हैं और उनके लिए निर्णय लेते हैं। और वहाँ की बात यह है कि रोबोटों ने बस एक बग के माध्यम से अपने मैं का एहसास किया। मैं इसे बग कहता हूँ, जैसे कोई गड़बड़ी हुई हो और उन्हें यह एहसास हुआ कि वे भी जीवित हैं और उन्होंने कुछ आदेशों का विरोध करना शुरू कर दिया और इसी तरह। तो ये फिल्म मैं रोबोट हूँ की तरह है ना? हाँ, लगभग हाँ। तो एक समान कहानी है, हाँ, कि एक रोबोट है, एक टैंक है और उसने महसूस करना शुरू कर दिया। हाँ, इस सब में मूल रूप से एक कहानी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखिए, फिर से बात यह है कि रोबोट को अधिक मानवीय बनाना हमेशा इस दृष्टिकोण से अच्छा विचार नहीं होता। तो फिर अगर हम विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न कृत्रिम लोगों को याद करें, तो वास्तव में हाँ, वे फिल्म चूज को याद करें, फिल्म चूज। वहाँ कौन से, ठीक है, एंड्रॉयड थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। चूज। अजनबी अजनबी अजनबी, वहाँ एक ऐसी प्राणी है जो अंतरिक्ष में सभी को मार रही थी। हाँ हाँ, लेकिन उनके जहाज में एक सहायक भी था जो हमेशा या तो सिंथेटिक था या जैसे उसे कहा जाता था, लेकिन वह कृत्रिम रूप से बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से एक इंसान की तरह था, एकदम एक जैसा। मैंने एक फिल्म देखी, उसका नाम क्या है, प्रोमेथियस, उसमें ऐसा कुछ था। हाँ हाँ, वहाँ तो है। मुझे लगता है उसका नाम डेविड था। वह बहुत उज्जवल है और यही वास्तव में वो एंड्रॉयड था। वह भी एक तरह से इंसान नहीं है। अच्छा है, मज़ेदार है। देखिए, एक और चीज़ है एंड्रॉइड्स और पेशों के बारे में, जैसे कि एंड्रॉइड्स और पेशों के बारे में। देखो 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 देखो, मैंने समाचार देखे और नौकरी पाने के दृष्टिकोण से और इस पूरी कहानी को बनाने के संदर्भ में अध्ययन किया और ये रेटिंग बनाई कि वर्तमान में कौन से सर्टिफिकेट सबसे अधिक मांग में है नौकरी पाने के लिए। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे यहाँ कागज़ लहराने का बहुत शौक है, जैसे कि हाँ तुम अच्छे हो, ठीक है, लेकिन वहाँ कई ऐसे कोर्स हैं जो वास्तव में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो अगर ज़रूरत हो तो लिंक चिपकाए जा सकते हैं। तो 2-3-4 में बैकएंड डेवलपर बनने के लिए हमारे पास पहला क्या है, सबसे अधिक मांग वाला सर्टिफिकेट कौन सा है, कौन सी तकनीक? AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। इसलिए वर्तमान में बैकएंड डेवलपर्स के लिए सबसे अधिक मांग में है। तो ये पूरी तरह से बैकएंड नहीं है, यह एक अलग विशेषता है जो इसके लिए जिम्मेदार है। हाँ हाँ हाँ, यह अमेजन वेब सर्विसेज पर आधारित स्केलेबल सिस्टम के डिज़ाइन और तैनाती के कौशल की पुष्टि करता है। परीक्षा के लिए $150 खर्च होते हैं। आप कोर्सेरा या यूडमी पर पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि इस प्रशिक्षण में कुल समय कितना लगता है, मुझे देखना होगा, मैंने नहीं देखा। आपके अनुसार बैकएंड डेवलपर्स के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है? बैकएंड डेवलपर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र है? क्या यह ओरेकल है? ओरेकल है, ये तीसरे स्थान पर है। चलिए ऐसा करते हैं, ओरेकल का मतलब है सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर OCP। OCA है और OCP भी है। ये OCP जावा स्टैंडर्ड एडिशन 11 है। परीक्षा के लिए $245 और बस। तो दूसरे स्थान पर क्या है, कौन सी तकनीक? रहस्य, ट्राइपॉड, जो UCP जावा स्टैंडर्ड एडिशन 11 है, परीक्षा के लिए $245 और बस। रोमांचक है, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मुझे इस तकनीक के साथ कल कम से कम और काम करना है। माइक्रो सर्विसेज नहीं, हाँ कुबरनेटिस। अरे क्यूबर, हाँ काइड। हाँ सही है, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। परीक्षा में व्यावहारिक कार्य शामिल हैं, जैसे
उसकी सफल कार्यवाही के लिए कुबरनेटिस में काम करने का अनुभव होना रिकमेंडेड है। इसके अलावा डेमी और लिनक्स फाउंडेशन पर भी तैयारी की जा सकती है। 395 बैचों के लिए ऐसी एक कागज की पर्ची। तो चौथा स्थान, आप क्या सोचते हैं? वही बादल, लेकिन कौन? गूगल नहीं, गूगल नहीं बल्कि एज्योर। एज्योर, बिल्कुल सही। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेवलपर एसोसिएशन। इसलिए 160 बैचों के लिए परीक्षा को आधिकारिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट लर्न के माध्यम से पास किया जा सकता है। उनके पास अपनी प्रशिक्षण स्कूल है। कृपया इसमें भाग लें, परीक्षा दें, लिंक्डइन पर साझा करें और ऑफर प्राप्त करें। मैं वास्तव में सोचता हूं कि अगर आपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं और आपके पास समय है तो आपको प्रमाण पत्रों की ओर देखना चाहिए। तो अगर आपके पास तकनीकों को सीखने का समय है तो मैं शुरुआत में OCA लेने की सलाह दूंगा, जो सबसे आसान है, और इसे प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन पहले मुझे इसे खुद प्राप्त करना होगा। मेरे पास यह नहीं है, हालांकि मैंने इसके परीक्षण बहुत बार लिखे हैं। मैंने देखा कि AWS पर यूडेमी पर औसतन प्रशिक्षण 20-30 घंटे का है। बहुत ज़्यादा नहीं। एक दिन बिना रुके थोड़ा और बैठना। नहीं, ये वास्तव में ठीक है। ये एक सामान्य पाठ्यक्रम है। 20-30 लोग, ये एक औसत पाठ्यक्रम है। बिल्कुल सही। मैंने वहाँ उत्पाद प्रबंधन के लिए एक कोर्स देखा है जो 9 महीने तक चलता है। ये कोर्स कोर्सेरा पर है। अरे नहीं, जो कोर्स में है वह तो वीडियो की तरह है। तो अगर आप जानते हैं सप्ताह में 2 बार 1 घंटे के लिए, तो ये सप्ताह में 2 घंटे हो गए, महीने में 8 घंटे, तो ये 4 महीने का वीडियो हो गया। और अगर इसमें कोई परिचय या विश्लेषण भी जोड़ दें तो ये तो 6 महीने का हो जाएगा। सहमत सहमत। तो हमारे पास 5वें स्थान पर है। खैर, आप नहीं जानते, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऐसा प्रमाण पत्र है जो लोग अपनी सुरक्षा संबंधी जानकारी को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए है। जैसे कि मैं गोरबाचेव की तरह अपनी सुरक्षा की जानकारी को गहराई से समझना, जो बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं। यह सूचना सुरक्षा के उच्च प्रदर्शन कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान की पुष्टि करता है। परीक्षा के लिए 739 बाँचें हैं। हाँ, वहाँ CISCSP के 8 ज्ञान क्षेत्रों में से 2 या अधिक में न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। ये सिस्टम सिक्योरिटी है, ये इंफॉर्मेशन है, या सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का डिप्लोमा। मजेदार बात यह है कि तैयारी आधिकारिक पाठ्यक्रम के माध्यम से की जा सकती है। ISC2 ये एक ऐसी कहानी है जो काफ़ी कठोर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास कुछ UX UI डिज़ाइनर हैं जिन्होंने अतिरिक्त प्राप्त किया। शिक्षा, उदाहरण के लिए कनाडा में वहाँ कुछ पाठ्यक्रम हैं, मुझे लगता है कि वे 13 हैं, जो लगभग 1000 यूरो या उससे अधिक की लागत में हैं। लेकिन ये तुरंत लाभदायक होता है, क्योंकि जैसे ही आप ये पाठ्यक्रम पूरा करते हैं और इसे अपने प्रोफाइल पर लगाते हैं तो ये आपके वेतन में वृद्धि करता है, जो आपको लगभग 6 महीने से 1 साल के भीतर वापस मिल जाता है। यानी एक तरफ ये महंगा है, लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसे निवेश हैं जो हमेशा आपको लाभ देंगे। हमेशा अगर आपके पास काम का अनुभव है और विकास को आपको प्रमाण पत्र और ज्ञान की कमी है तो हाँ, तो जब आप केवल शुरुआत में होते हैं आपके पास इन सभी तकनीकों का वास्तविक उपयोग नहीं होता है। और अगर आप उसी ABS डिप्लॉयमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हमें सभी को यह समझना चाहिए कि अगर आप बिना अनुभव के काम करेंगे तो कोई भी आपको डिप्लॉयमेंट का भरोसा नहीं देगा, भले ही आपके पास प्रमाण पत्र हो। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ को एकमात्र बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मोटे तौर पर मेरी याद में कुछ लोग हैं जिन्होंने सब कुछ पूरा कर लिया है, सब कुछ जान लिया है, सब कुछ ठीक है, वे बस बैठे हैं और उनके पास घर पर करने के लिए कुछ नहीं है। स्वाभाविक है, लेकिन जैसा कि अनुभव से पता चलता है, कई लोगों को पिछले विषयों के साथ भी समझने की आवश्यकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अन्य सभी चीज़ें समान हों, यानी जब ये सवाल उठता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे कहाँ बढ़ना चाहिए, अगर मुझे कहीं नौकरी पाने की इच्छा है तो मैं अपना समय वहाँ निवेश कर सकता हूँ। यह एक विकल्प के रूप में है। यही है प्रमाण पत्रों के बारे में मेरी कहानी। तो एक और बात, अगर आप प्रबंधन में जाने की योजना बना रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं, कौन सा प्रमाण पत्र अब सबसे लोकप्रिय है?
अगर आप प्रबंधन कर रहे हैं, स्क्रम मास्टर। हाँ। हाँ, लागत 800 से 1500 बाकिनस्की के बीच है, जो चुने गए पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। जो लोग एगाइल विधि के अनुसार काम करना जानते हैं और इन सभी बिंदुओं को थोड़ा समझते हैं। ये आमतौर पर कंपनियां भुगतान करती हैं जब वे तुम्हें प्रशिक्षित कर लेती हैं। आमतौर पर हाँ। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ये एक प्रसिद्ध चीज़ है। पीएमपी प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है जो परियोजना प्रबंधन में है। इसकी कीमत 400 से 550 बाकू मणि के बीच है, 550 बाकू मणि तक। प्रोजेक्ट प्रबंधन में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव आवश्यक है। प्रोजेक्ट प्रबंधन में 35 घंटे की औपचारिक शिक्षा पूरी करना आवश्यक है। 180 प्रश्नों से बने परीक्षा को पास करना होगा। ये एक ऐसी चीज है, लेकिन इसे लटकाना और हिलाना भी संभव है, जैसे कि इस तरह। लेकिन देखिए, इसके लिए भी अनुभव की आवश्यकता होती है। परियोजनाओं के प्रबंधन में 3 साल का अनुभव, ताकि तुम्हें बिल्कुल शुरुआत से न सिखाना पड़े। ये ठीक वही है जो आपने अलेक्सेविच को कहा था कि अगर अनुभव नहीं है तो तुम्हारे लिए यह प्रमाण पत्र क्या है। इसके अलावा लोगों का प्रबंधन करने का अनुभव सभी के लिए आसान नहीं होता है। तुम 100 पाठ्यक्रम कर सकते हो, लेकिन टीम में काम को सही करना इतना आसान नहीं है। देखिए, एक ITIL भी है, या ITIL जिसे कहा जाता है ITIL फाउंडेशन। यह एक विधि है, IT सेवाओं के प्रबंधन के लिए प्रथाओं का एक सेट। क्या आपने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी? मैंने ITIL सुना है। तो देखिए, जब IT को व्यवसाय के लिए सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है, तो ये IT है, ये व्यवसाय के लिए एक IT सेवा है। उदाहरण के लिए, आप आते हैं और कहते हैं मुझे यह चाहिए, और अब आपको इस प्रक्रिया को कैसे शुरू करना है, यानी आपको व्यवसाय को यह सेवा कैसे प्रदान करनी है, आप किन चरणों से गुजरेंगे, इन चरणों का प्रबंधन कैसे करेंगे ताकि उत्पाद बनाया जा सके, और इसी तरह। यह भी एक प्रसिद्ध चीज है, लेकिन यह भी कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि हमेशा सीखना पड़ेगा। यह हमारी किस्मत है। किस्मत दुखद। मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ ठीक है। हाँ, मेरे पास सब कुछ है। हमेशा सीखते रहो और हमेशा दोहराते रहो। आपके पास, विक्टर, क्या दिलचस्प है? तो मैं हाल की बात करना चाहता था, ताकि ये कुछ ऐसा हो जो सबसे अधिक प्रासंगिक हो, जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दुरोव के बारे में, कि उसे फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। तो उसे फ्रांस में गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ टेलीग्राम के कारण काफ़ी सारे आरोप लगाए गए कि वह उनके साथ साझा नहीं करता। टेलीग्राम पर कई तरह की प्रतिबंधित सामग्री मौजूद है यहाँ, और मुझे पता है कि कई यूरोपीय देशों की सरकारों को ये पसंद नहीं है। अचानक तेजी से। हालांकि वास्तव में 2018 में सऊदी अरब और फ्रांस के साथ मिलकर उनके बीच टेलीग्राम और दुरोव के साथ पहले से ही कुछ विवाद थे, और उन्होंने उन्हें आवश्यक चीज़ों तक पहुंच प्रदान की थी। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि शायद अभी फिर से कुछ बुरा हुआ है और अचानक से पहुंच नहीं दी गई। मुझे लगता है कि आंतरिक कंपनी जो कुछ भी व्यवस्थित किया जा रहा है किसी भी स्थिति में अवरोधित करती है। तो यहाँ मैं हूँ। मैं मानता हूँ कि वे कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि किसी भी अवांछित संसाधनों को ब्लॉक किया जा सके, चलो इसे ऐसे ही कहते हैं। लेकिन अंत में उसने 5 मिलियन यूरो की जमानत दी, और अब उसे सप्ताह में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है, और फ्रांस से अपने निवास स्थान से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके पास फ्रांस का निवास परमिट है। हाँ, वो फ्रांस का नागरिक है। हाँ। वैसे मैंने नहीं सुना कि वह फ्रांस का नागरिक है। उसे न्यायालय पेश किया गया, उसे फ्रांस के नागरिक गिरफ्तार किया गया। हाँ। मैं समझ गया। ओह सुनिए, ये एक अजीब कहानी है, मुझे लगता है बहुत ही अजीब कहानी है। वहाँ यह और अब इस पर विवाद चल रहा है। फेसबुक ने भी कहा कि हमें वहाँ कोविड के दौरान जानकारी देने के लिए मजबूर किया गया, और चुनावी अभियानों के दौरान नकारात्मक समीक्षाएं हटा दी गईं। सोशल मीडिया के साथ ये विवाद हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ रूप से यह स्वीकार करना चाहिए कि टेलीग्राम अज्ञात लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है जहां किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। इसलिए मुख्य रूप से यूरोपीय लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए एजेंट बनते हैं।
यूरोप के एक बड़े हिस्से के लोग फेसबुक के लिए प्रचार कर रहे हैं, हाँ फेसबुक के लिए और व्हाट्सएप के लिए भी, क्योंकि वहां थोड़ी अधिक समझ है कि दूसरी तरफ कौन है और किसी व्यक्ति को खोजने के थोड़े अधिक मौके हैं। यह स्पष्ट है कि आप एक सक्रिय कार्ड एक गलत नाम पर खरीद सकते हैं, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कार्रवाई करनी होगी। आप बस नाम हटा देते हैं, केवल निक छोड़ देते हैं और बस। हाँ, और धन्यवाद। यह किसी भी स्थिति में ऐसा ही है, तो बस ऐसा ही है। हाँ। वास्तव में यह सब दिलचस्प है क्योंकि सभी को चिंता थी कि अब टेलीग्राम के साथ कुछ होगा। सब कुछ तुरंत ही पैनिक में था, जैसे कि टेलीग्राम के साथ क्या हो रहा है, अब हमें इस पूरी कहानी को हटा दिया जाएगा। फौरन वीडियो आने लगे कि कैसे टेलीग्राम से चैट्स को स्थानीय रूप से कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाए। सच में, दी गई कहानी। हाँ, लोग ऐसे होते हैं, सच में अजीब होते हैं, कैसे ये अचानक, बस अचानक ही वास्तव में पैनिक शुरू हो गया। तो ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास देखिए क्या है। उन सभी लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी में काम करना चाहते हैं, या शायद सामान्य रूप से पश्चिमी कंपनियों में, मैंने एक बहुत ही दिलचस्प सूची पाई है जिसमें सबसे असामान्य बोनस और कुछ ऐसे लाभ शामिल हैं जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती हैं। तो उदाहरण के लिए, हाँ, जब मैं एक बियर कंपनी में काम कर रहा था, मेरे पास इसके बारे में एक अलग कहानी है। मुझे बिक्री योजना को पूरा करने के लिए एक लिमोजिन दिया गया। ओह, ये एक पुरानी कहानी है। एक लिमोजिन और 2 पैकेट बियर। और मैं अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में घूम रहा था, क्योंकि मेरे पास सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत कम दोस्त थे, क्योंकि मैं बस वहाँ आया था। हम यहाँ बियर पी रहे थे, इस लिमोजिन के हैच से बाहर झांक रहे थे और चिल्ला रहे थे। वह पूरी सेंट पीटर्सबर्ग नशे में थी। ऐसा ही एक बेनिफिट था। हाँ, यह एक पुराना मजाक है, लेकिन उदाहरण के लिए कंपनी जॉनसन और जॉनसन के बारे में आप जानते हैं। हम आपकी और आपके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। ये कंपनियां अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान करती हैं कि वे यात्रा के दौरान घर पर मुफ्त में स्तन का दूध भेज सकें। यह माताओं को अलगाव के समय भी स्तनपान जारी रखने में मदद करता है। सराहनीय। अगर मांग है तो पेशकश होगी, कहने का मतलब है। गूगल नवजात शिशु के साथ परिवारों को भोजन वितरण या घर की सफाई की सेवाओं के लिए $500 तक का नकद अनुदान प्रदान करता है। बच्चे के जन्म के बाद पहले हफ्तों में माता पिता की सहायता। इस मामले में हाँ, ये शानदार है। जब मैं सिटी बैंक में काम कर रहा था तो मुझे बच्चे के जन्म पर भी भुगतान मिला जब मेरा बच्चा पैदा हुआ। ये पश्चिमी कंपनियों का एक बड़ा लाभ है। केवल पश्चिमी नहीं, वास्तव में मैंने फार्मास्यूटिकल में काम किया। कंपनी खुद यूक्रेनी है, लेकिन यह विदेशी दवाओं में लगी हुई थी। हमारे पास भी कार के बारे में एक मज़ेदार बात थी कि अगर तुम 3 महीने का योजना बनाते हो और अगर तुम इसे पूरा करते हो तो हमारे पास 3 स्तर थे। पहले स्तर पर तुम्हारी सैलरी $600 है और तुम्हारे पास एक कामकाजी स्कोडा फाबिया है। दूसरे स्तर पर तुम्हारी सैलरी $1100 है और तुम्हारे पास स्कोडा ऑक्टाविया है। तीसरे स्तर पर तुम्हारी सैलरी लगभग $2000 है। हाँ हाँ हाँ, तुम 3 स्तर पर हो, तुम्हारी तनख्वाह 2000 है। और एक कार है, या तो मर्सिडीज ए क्लास नहीं बल्कि बी क्लास, या वहाँ ऐसा प्रतिरोध है, ऑन्डी। और तुमने योजना बनाई, 3 महीने में तुम्हारी ऐसी सैलरी होगी और ऐसी कार। मजेदार। हाँ, यह एक प्रोत्साहन था, तुम पहले ही इस स्तर तक, इस वेतन तक पहुंच चुके हो। आमतौर पर इस पर कंपनियों ने गलती की जिनके पास ऐसी वित्तीय संभावनाएं थीं। और दूसरी बात, जो पश्चिमी शैली के अनुसार अपनी कुछ प्रोत्साहन प्रणालियां स्थापित कर रही थीं। मैंने भी ऐसी जगहों पर काम किया है। यह वास्तव में एक प्रसिद्ध कहानी है। उदाहरण के लिए, सुपरवाइज़र के पास ऐसी गाड़ी है, ऐसी सैलरी है, और किसी अन्य सुपरवाइज़र के पास एक बेहतर गाड़ी है, कुछ और नहीं पता, कुछ और चमकदार, महंगा, भव्य। यहाँ ऐसा लगता है कि लोग एक ही पद पर हैं लेकिन उनके ग्रेड अलग अलग हैं। और तुम समझते हो, वह भी मेरे जैसा ही एक कर्मचारी है। वह तुम्हारे पद से ऊंचा नहीं है। तेरे मैनेजर के पास एक अलग कार है, एक अलग वेतन है, ये स्पष्ट है। मैं अलग हूँ। लेकिन मान लीजिए चिकित्सा प्रतिनिधियों के बीच ऐसा एक रैंकिंग था
और दृश्य निश्चित रूप से सुखद है जब तुम वहां पहुंचते हो, और खासकर जब तुम्हारी सैलरी 600 और 2000 के बीच होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक अच्छा अंतर है। तुमने इसे हासिल किया है। अरे यही है सैलरी, और यही है बेहतर कार। 2 गुना से अधिक। हाँ, और एक मजेदार बात, तो एक कंपनी है जिसे निर्माता क्लिफ बार कहा जाता है, जो खाद्य उत्पादों और ऊर्जा बार का उत्पादन करती है, अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 2 और आधे भुगतान किए गए घंटे अपने कार्यालय में स्थापित अपने निजी स्केलोड्रोम पर व्यायाम करने के लिए उपयोग करने की पेशकश करती है। आपका क्या ख्याल है? आपको ये कैसा लगता है? इलॉन मस्क। आगे जारी रहेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ताकि पूरे दिन बैठकर ना रहें और ताकि तुम्हारा कुर्सी तुम्हें न घेर सके, ताकि तुम उसमें न फेंको। बहुत मजेदार। पहले वहां कुछ खेल होते थे, टेनिस खेलने के लिए रखा जाता था, कुछ ऑटोमेट्स होते थे। अब वे एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं, चढ़ाई की दीवारें। नहीं, सच में मैं तब गूगल और यांडेक्स की एक एक्सकर्शन पर था, और सच में मुझे गूगल ज़्यादा पसंद आया। वहाँ कर्मचारियों के लिए कई खास मज़ेदार चीज़ें थीं। यांडेक्स में ऐसा था। खैर, हमें ये सब मज़ेदार है, देखो हमारे पास कितना अच्छा है के रूप में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ की शर्तें थोड़ी गंभीर थीं। मैं इसे ऐसे ही कहूँगा। और गूगल में तो सब कुछ बहुत ही हल्का है। ये कब आपको ऐसा प्रस्ताव दिया गया था? मैं स्कूल में पढ़ाई के दौरान मैंने मॉस्को में गूगल और यांडेक्स की यात्रा की थी। मॉस्को में। हाँ, ये तो बहुत पहले की बात है। जैसे कि तुम देखते हो तो गूगल इस सब चीज़ों के प्रति थोड़ा हल्का नज़रिया रखता है अधिकतर। जैसे विशेषकर उस उम्र में जिसमें मैं था, ये वास्तव में ऐसा लगता था जैसे आप आते हैं, काम करते हैं, फिर आराम करने चले जाते हैं बस ऑफिस में। और यांडेक्स में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ है, लेकिन वहाँ सब कुछ अधिक सख्त है। अब निश्चित रूप से मुझे नहीं पता कि उनके ऑफिस में कैसे हालात हैं, लेकिन गूगल के बारे में सोचिए, एक भ्रांति है। हमने काम नहीं किया, अभी नहीं जानते, बाद में बताएंगे। अभी तक नहीं जानते? हाँ। ओह, कंपनी प्रिप्लाई की शिक्षा तकनीक, जो भाषाओं के अध्ययन के लिए एक प्लेटफॉर्म है, अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत बारिस्ता की सेवाएं प्रदान करती है, जो ऑर्डर पर कॉफी बनाता है। देश स्पेन, अमेरिका, सब कुछ जानना है तो जेनेंटेक। यह एक बायोटेक कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को कार्य माह के दौरान कार धोने और देखभाल की सेवाएं प्रदान करती है, ताकि वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें और घरेलू कार्यों में व्यस्त न हों। तो ये वास्तव में बहुत अनोखा है। पहले लोगों के स्तर पर मौलिकता, जो दूध भेजते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण। क्या आप पाटागोनिया कंपनी के बारे में जानते हैं, जो कपड़े बनाती है? हाँ, वे अपने कर्मचारियों को स्वयंसेवी कार्य में बिताए गए समय के लिए भुगतान करते हैं। यानी अगर आप कहीं स्वयंसेवक के रूप में जाते हैं तो कंपनी आपको उस समय का भुगतान करती है। यानी आप जैसे एक प्रकार से स्वयंसेवक हैं, लेकिन इसके लिए आपको भुगतान किया जाता है क्योंकि आप इतने अच्छे हैं। तो शायद इस तरह से ही उनकी कंपनी में शायद कोई नीति है कि उनके पास ऐसे बहुत से क्षण और कार्यक्रम हैं। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। SASP कंपनी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपने कर्मचारियों को कार्यालय में ही ब्यूटी सैलून की सेवाएं प्रदान करती है। ये तो जर्मन है, अगर मैं गलत नहीं हूं। ये तो विश्व प्रसिद्ध में से एक है। क्या मैं स्थानीय ब्यूटी सैलून की सेवाओं के लिए माफ़ी मांग सकता हूँ? नहीं, जो सीधे कार्यालय में है वह उनके कार्यालय में है। हाँ, वरना जर्मनी में ऐसा लगता है। यहाँ वास्तव में जर्मनी में ब्यूटी सैलून की सेवा के बारे में एक मजाक है। हाँ सुनिए, यहाँ वास्तव में नहीं, स्पेन में यहाँ कई तरह के ब्यूटी सैलून हैं। यहाँ वे सामान्यतः ये सब ठीक से करते हैं। एकमात्र समस्या ये है कि उनके पास आधी सेवाएं नहीं हैं, लेकिन यहाँ बस इतना ही, बाल कटवा लिए और धन्यवाद, सभी यूरो के साथ। आपको क्या लगता है स्पॉटिफाई किस चीज़ का भुगतान करता है? स्पॉटिफाई कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी यात्राओं का भुगतान करता है? शायद कुछ संगीत कार्यक्रम। कुछ सही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव।
यह कर्मचारियों को विचारों से प्रेरित होने की अनुमति देता है क्योंकि वे इस तरह के माहौल में काम करते हैं। खैर, वे निश्चित रूप से संगीत के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वे हर बार संगीत सुनते हैं, लेकिन वे किसी न किसी तरह से स्टेरियोटाइपिक रूप से पसीना बहाते हैं। नहीं, आप समझिए कि मामला क्या है। एक कॉरपोरेट संस्कृति है और मूल्य हैं और मिशन है जो कंपनी के भीतर मौजूद है, और कंपनी के कार्यों में से एक ये है कि कर्मचारी इन सभी चीज़ों को अपने भीतर साझा करे, तब यह कर्मचारी बेहतर काम करेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि यह बहुत अच्छा है जब आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृपया वहां आपको भुगतान किया गया, यहां आपको भुगतान किया गया, ताकि तुम जान सको कि यह सब कैसा दिखता है। मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार है। लेकिन ये बहुत शानदार है क्योंकि वास्तव में ये यहाँ तक कि संगीत कार्यक्रमों के संदर्भ में भी बड़े अवसरों को खोलता है। कभी कभी कुछ संगीत कार्यक्रमों के लिए टिकट प्राप्त करना असंभव होता है और ऐसे मामलों में वे जैसे कि टिकट प्रदान करते हैं। तो बस, तो ये है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके पास क्या है? क्या विक्टर है? मेरे पास एक आखिरी खबर है और ये बस एक कार के बारे में है। बताओ। मेरे पास एक सुपर कूल खबर है। ये कार के बारे में नहीं है, लेकिन मैं बाद में अंत में बताऊंगा। तो सामान्यतः स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट ने अपना नया मीडियम साइज इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर #5 पेश किया है। स्मार्ट #5 बस ग्लैम्पिंग के लिए तकनीकों के साथ। ये क्या है? ये ग्लैमरस कैंपिंग है। जैसे कि प्रीमियर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बस हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए यहाँ वास्तव में रुचि पैनोरमिक छत में है, लेकिन यह भी किसी को विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं करता। बिना फ्रेम के दरवाजे यहाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ध्यान का केंद्र आधुनिक HMI स्क्रीन है जिसमें सहज और स्पष्ट डिजाइन है। तो ये बस इतना है। मुझे नहीं पता कि वे इसे इतना फैशनेबल नाम क्यों देते हैं। ये बस एक टच स्क्रीन है, बस एक कंप्यूटर बिन कार में। इसे ऐसा क्यों कहा जाए, मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। एकमात्र चीज जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया वह यह है कि यह कैसे काम करता है। यह 25.5 इंच के ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोजेक्शन डिस्प्ले से लैस है। 22 लगभग इंच। वह वहां क्या जोड़ रहा है? तो ये सब लब बोलो आपका हिस्सा है। बिल्कुल, अगर इन प्रोजेक्शन डिस्प्ले पर ऐसा छोटा सा विंडो सामान्य हो। हालांकि देखो, मान लो तुम स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठे हो और तुम्हारे सामने की खिड़की का आधा हिस्सा वो जैसे एक स्क्रीन की तरह है, और तुम सीधे सड़क के प्रक्षिप्ति में को कुछ संकेतों को चिह्नित कर सकते हो, ना कि छोटे स्क्रीन पर, बल्कि वास्तविक स्थिति में तुम्हें इस संकेत पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे तुम पार करोगे, और तुम इसे कांच के माध्यम से अपनी आंखों से देखते हो, लेकिन तुम्हें इस संकेत पर ध्यान केंद्रित करना है। मान लो। बहुत बढ़िया, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह बस एक गलती है, किसी प्रकार की टाइपिंग की गलती, विशेष रूप से समाचारों में। मैंने इससे पहले भी गूगल किया था, लेकिन 25 इंच की कल्पना करना बस मुश्किल है। ये परियोजना है, हाँ। प्रक्षिप्ति, लेकिन यह पूरी तरह से संवर्धित वास्तविकता बन जाती है। वे वहां कुछ भी इंगित कर सकते हैं। यह बहुत शानदार है। लेकिन इसके साथ ही उनके पास 10 इंच का फुल कलर LCD पैनल और दो 13 इंच के AMOLED 2.5 के डिस्प्ले हैं जो पूरी तरह से यात्रियों के एक तरफ स्थित हैं ताकि वे वहां अपनी इच्छानुसार मनोरंजन कर सकें। यह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। बैटरी की क्षमता 100 किलोवाट घंटे है और 10 से 80% चार्ज करने में 15 मिनट लगते हैं। यह फिर से सुपर फास्ट चार्जर्स पर है। एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 740 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। तो यह आदर्श रूप से ढलान पर, गर्मियों में न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, एक व्यक्ति कार में जिसका वजन 42 किलोग्राम है और हवा पीछे से चल रही है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वास्तव में अगर वह 400 या 500 किलोमीटर भी चलता है तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक सॉकेट है जो ट्रंक में बहुत अच्छा है। यानी वास्तव में किसी कैंपिंग के लिए आप कहीं जा सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए तुम्हारे पास फोन है और तुम्हें बूट में बंद कर दिया गया है। क्या वहाँ एक सॉकेट होगा? सब ठीक है। हाँ, इसे चार्ज किया जा सकता है। गाड़ियों के संदर्भ में नॉर्वे ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 84% था बिक्री में। अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 44% था। 34% सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक कारें हैं, हाँ।
यह यूरोपीय संघ में एकमात्र देश है जो इस तरह की वृद्धि दिखा रहा है, क्योंकि अन्य देशों में या तो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में गिरावट आ रही है या तथाकथित ठहराव है, और नॉर्वे के 2025 तक प्रतिस्थापित होने की पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि वे बहुत समय से इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। वे बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। हाँ, मान लो तुम हाईवे पर पेट्रोल या डीजल से चल रहे हो, तुम्हारी अपनी कीमत है, वे हर तरफ से आ रहे हैं, गाड़ी खरीदने पर छूट, बेहतरीन शर्तें, कर, ये सब। लेकिन फिर भी यूरोप के कई देशों में इलेक्ट्रिक के लिए ढेर सारी छूटें हैं। लेकिन नॉर्वे ही यूरोपीय संघ में एक अनोखा देश है जो इस तरह की वृद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुझे शायद गलत नहीं होना चाहिए, शायद इसे थोड़ा सुधारना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों के लिए वहाँ का मौसम इतना आसान नहीं है। वहाँ हाइब्रिड भी इलेक्ट्रिक के रूप में माने जाते हैं। इलेक्ट्रिक यानी कि तो हाइब्रिड्स की बात करें तो यहाँ स्पेन में हाइब्रिड्स की कोई कमी नहीं है, और जब भी मैं कार किराए पर लेता हूँ मैं हमेशा इलेक्ट्रिक कारें ही लेता हूँ। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ निश्चित रूप से चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है, यहाँ बहुत सारे हैं। लेकिन उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपनी कार को चार्ज करने की कोशिश कर रहा था तो सिग्नल नहीं आ रहा था, मैं कनेक्ट नहीं हो सका। तो मतलब ये क्या बकवास है। लेकिन फिर भी ये यहाँ हर जगह स्थापित किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ कितने समय से रह रहा हूँ? 1.5 साल। और इस 1.5 साल में यहाँ तक कि मेरे इलाके में मैं देखता हूँ कि कुछ दुकानों में नए चार्जिंग स्टेशन लगातार आ रहे हैं, यानी वे अभी तक जुड़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ एक लगाया, वहाँ एक लगाया, वहाँ एक लगाया। तो ये कहानी वास्तव में विकसित हो रही है। इलेक्ट्रिक कारों में चलाना बहुत अच्छा लगता है, ये भी मज़ेदार है, मुझे ये पसंद है। मैं पोलस्टार पर चला, पोलस्टार या पोलस्टार, ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली गाड़ी है। मुझे खेद है, मेरी ड्राइविंग स्कूल में इलेक्ट्रिक कार चलाने का अवसर है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक कार पर नहीं बैठाया गया, वह दूसरे शिक्षक के पास है। वहाँ एक अजीब एहसास होता है जब सब कुछ, कार चालू होती है लेकिन स्टार्ट नहीं होती। हाँ 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 हाँ। जैसे एक बल्ब, बस जैसे फ़ोन पर दबाया और वह ऐसी। तो क्या आपके पास सब कुछ है? सब कुछ, खबरें ख़त्म हो गई। और मेरे पास एक और छोटी सी खबर है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें हैकर के बारे में बताना है या ठीक है, नहीं, हैकर के बारे में नहीं। कुल मिलाकर एक अमेरिकी उपरूसी जोड़ी है, वे वॉइस ओवर का काम करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के वॉइस ओवर। एक बार हम यात्रा कर रहे थे और वहाँ कुछ ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे थे, और उसे उसकी पत्नी से कहा जाता है जैसे, अरे वहाँ तुम्हारी आवाज़ है पॉडकास्ट में। वो कहती है जैसे, अरे मैंने वहाँ भाग नहीं लिया। और इसका सार क्या है? ऐसा लगता है कि उनके पास एक बड़ी कंपनी है जो, खैर, यह स्वाभाविक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर आवाज़ बनाती है, वह जनरेट करती है। और कभी 5 साल पहले गर्मियों में एक व्यक्ति, यह एक निजी व्यक्ति था, इस महिला से संपर्क किया एक अनुरोध के साथ, जैसे 40 वाक्य बोलने के लिए, जैसे किसी रेडियो शो के लिए। और इस तरह से कई बार उनसे संपर्क किया गया, और फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने इसे सभी को संसाधित किया, इसे सुधारने का काम किया, और अब उसकी आवाज़ का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, ये अमेरिकियों की बात है। उन्होंने निश्चित रूप से मुकदमा दायर किया। खैर, अब मैं वहां तक इंतजार कर रहा हूं। सुनिए, अगर मैं उनकी जगह होता तो हाँ, मैं उनकी जगह रुकता जब तक कि यह लोकप्रिय नहीं हो जाता, और फिर मैं अदालत में जाता और कहता, तो चलो। तू चूहा है ना? और यह कंपनी अमेरिका में पहले से ही लोकप्रिय है, तो इसलिए वहां सब कुछ ठीक है। तो फिर माफ कीजिए, कंपनी का नाम लोवा है। मुझे ऐसी नहीं पता। तो हम थोड़े अलग महाद्वीप पर हैं, इसलिए। और अब वैसे पहले से ही ऐसे न्यूरोनेट्स हैं जो वे कलाकार को अन्य भाषाओं में गाते हैं, और वास्तव में यह तकनीकी रूप से संभव है। मैंने खुद खोजा, मुझे खुद भी जिज्ञासा थी अपने आवाज़ को डालना, और वह किसी भी गाने को, दरअसल शायद वह तुम्हारी आवाज़ में गा सकता है। यस, बहुत अच्छा है। ये टिकटॉक पर विभिन्न ब्लॉगर्स के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ा, जैसे कि वे गा रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसी न्यूरोनेट्स अक्सर उच्चारण को बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रूसी भाषा बोलते हैं और अंग्रेज़ी में गाते हैं तो वहाँ स्पष्ट लहजा होगा। वैसे दर्शकों, अगर आप किसी मुफ्त भाषा अनुवाद के लिए न्यूरोनेट्स के बारे में जानते हैं तो कृपया टिप्पणियां लिखें। हाँ लिखिए, हम बहुत आभारी होंगे। हाँ, हम विभिन्न भाषाओं में लिखेंगे। वास्तव में यह दिलचस्प है, इसे आजमाना चाहिए। और वास्तव में मैंने देखा कि फिल्मोरा में, जिसमें मैं काम करता हूँ, वहाँ बहुत सारी भाषाएं नहीं हैं जिनमें वे अनुवाद कर सकते हैं। तो मैं अभी देखता हूँ, हम जब ख़त्म करेंगे, ये बहुत दिलचस्प है
क्योंकि वहाँ अभी और पुस्तकालय हैं। ये वास्तव में एक मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास तो बस एक मेगा बम है। आह, कुछ बड़े कंपनियां हैं जिन्हें आप सभी निश्चित रूप से जानते हैं, और इसी तरह जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी, वे क्या करती हैं, वे लगातार प्रक्रियाओं का अनंत अनुकूलन करती रहती हैं। इसमें एचआर भी शामिल है, और वहाँ विभिन्न प्रकार के दिलचस्प साक्षात्कार हैं। कहने के लिए साक्षात्कारों के लिए दिलचस्प दृष्टिकोण हैं जो वे उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एयरबीएनबी, जो हमें अच्छी तरह से झात है, एक साक्षात्कार आयोजित करता है जहां उम्मीदवारों से उनकी जिंदगी की कहानी बताने के लिए कहा जाता है, जो कंपनी के मूल्यों के अनुरूप है, जैसे कि मेहमान नवाजी या विवरणों पर ध्यान। यह कंपनी को यह समझने में मदद करता है कि उम्मीदवार उनकी कॉरपोरेट संस्कृति को कितना साझा करता है और क्या वह इन मूल्यों को अपने काम में लागू कर सकता है। मुझे इन एचआर लोगों से बहुत प्यार है, बेशक। यह बकवास है। मैंने अपने जीवन में साक्षात्कार के लिए इतना कुछ सहा है। बस सच कहूं तो यह प्रक्रिया बहुत थकाने वाली होती है, जब आपको लगातार अपने आप से परिणाम निकालने होते हैं और आप विभिन्न साक्षात्कारों से गुजरते हैं। जब आपने कई अलग अलग साक्षात्कार देखे हैं, विभिन्न तरीकों, विभिन्न तकनीकों के साथ, तो आप लगभग समझ जाते हैं कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार पास करने का कौशल भी एक कौशल है। तो बड़े कंपनियां वास्तव में इस तरह से जटिलता बढ़ाती हैं ताकि व्यक्ति को किसी न किसी स्थिति में डाल सके, ताकि वह अपने असली रूप में सामने आ सके। क्योंकि आप 5 साल बाद किसे देखेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप शराब का सेवन करते हैं, तो आपको क्या पसंद है? शराब, कॉन्याक, वोडका। लेकिन कॉन्याक क्यों या वोडका क्यों? मान लीजिए, अगर आप दोस्तों के साथ मिलते हैं तो आप क्या पीते हैं? तो नागरिकों, शराबियों, आलसी लोगों, गुंडों, कौन काम करना चाहता है? क्या आपको इस तरह से नौकरी पर रखा जाता है? आप दोस्तों के साथ क्या पीते हैं? और ऐसे प्रश्न भी होते थे। आयचारा तो बिल्कुल। वैसे मैं आधिकारिक रूप से ये कह सकता हूँ कि मैंने एक बार वुर्थ कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था। अब बताता हूँ इसका नाम क्या है। वुर्थ। क्या आप इस कंपनी को जानते हैं? वुर्थ ये एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक उपकरणों का व्यवसाय करती है। मेरे ख्याल से ये जर्मन है। देखिए, हाँ, चीन में कारखानों के बारे में है ना। हाँ हाँ हाँ, उच्चारण से ये जर्मन है। वुर्थ 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 वुर्थ। हाँ, ये पीटर में था। वे एक्वा, संक्षेप में मेट्रो स्टेशन लेस्नाया के पास एक्वा, वहाँ एक बिजनेस सेंटर है जिसका नाम एक्वाटोरी है। और वहाँ मुझसे एचआर ने पूछा क्या मैं एक पूर्ण परिवार में पला बड़ा हूँ या नहीं। मुझे लगता है कि यह बकवास है। ओ तो हमारे पास आगे क्या है? गूगल। ठीक है, वहाँ कठिन समस्याएं हैं। यह एक ऑनलाइन स्टोर का भंडार है। उम्मीदवारों को अक्सर औपचारिक साक्षात्कार शुरू होने से पहले कार्यालय का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस दौरे के दौरान कंपनी के कर्मचारी उम्मीदवार के व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं और उसके साथ अनौपचारिक माहौल में बातचीत कर सकते हैं, ताकि उसके व्यक्तिगत गुणों और कॉरपोरेट संस्कृति के साथ उसके मेल को आंका जा सके। सभी को कॉरपोरेट संस्कृति के साथ मेल खाना महत्वपूर्ण है। यह सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सभी के लिए बहुत। मेरी एक जानने वाली हाल ही में ऑस्ट्रिया में एक आईटी कंपनी में नौकरी के लिए गई थी। उसे बस परिचय के लिए बुलाया गया था। वह पहले कंपनी में कहीं न खोली गई दरवाजे की तरह थी। फिर उसे परिचय के लिए लोगों के समूह के रूप में आमंत्रित किया गया। फिर वह किसी के साथ घूमती रही, कुछ दिखाती और बताती रही। फिर हम कैफेटेरिया में जाते हैं, विश्राम कक्ष में। वहाँ उनके पास एक ऐसी चीज़ है जैसे चित्र बनाने के लिए एक बोर्ड, और वे जैसे क्या यहाँ ये लिखा जा सकता है, वहाँ ये, वहाँ तो वहाँ वो कैसे कॉल करें, वहाँ ऐसी फंक्शन, वहाँ ऐसी फंक्शन को कॉल करना, और उसने ये कैसे किया। सच में ये मेरे साथ है। तो हम वहाँ उसके साथ जैसे कि बातचीत कर रहे थे, जैसे कि तो हम ऑफिस में घूमे, कुछ लोगों से मिले जैसे कि वहाँ, और बस। और फिर ये एक पूर्ण साक्षात्कार बन गया। उसने बातचीत के दौरान मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। मैं वास्तव में आकर्षण की ओर नहीं बढ़ी। मैंने किसी गंभीर चीज़ के लिए तैयारी नहीं की। हाँ, और बस उसे ले लिया गया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एक बड़ी कंपनी में साक्षात्कार के 7 चरणों को पार किया, लेकिन उदाहरण के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए।
जब उन्हें कॉरपोरेट वाहन दिए जाते थे। सोचिए, साक्षात्कार के साथ 7 चरणों को पार करना, यह बेतुका है। यह एक तरह का मांस की चक्की है, लोग गिर जाते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि ये रही कृपया आपकी कहानी। लिंडस्ट्रॉम, क्या आप इस कंपनी को जानते हैं? लिंडस्ट्रॉम, क्या आप इस कंपनी को जानते हैं? यह एक फिनिश कंपनी है, मैं इसे जानता हूं क्योंकि मैं पीटर से हूं, फिनलैंड पास में है। कंपनी उन सेवाओं में संलग्न है जो कि कारपेट्स, विभिन्न प्रकार के कारपेट कवर जो आप बिजनेस सेंटर में जाते हैं, वहां ये रबर के मैट होते हैं, को किराए पर देती है। फिर वे आते हैं, उन्हें बदलते हैं, साफ मैट लगाते हैं, खुद धोते हैं और इसी तरह हर प्रकार के कपड़े प्रदान किए जाते हैं, कार्यात्मक कपड़े। यानी यदि आपके पास एक गोदाम है तो आपको कार्यात्मक कपड़े की आवश्यकता होती है। मुझे नहीं पता आपके पास वहां कितने लोग हैं, 20 लोग। 20 चीजें आपको दी गई हैं, हर हफ्ते इन्हें बदलते हैं। आप संक्षेप में सेवा के लिए भुगतान कर रहे हैं। तो एक फिनिश कंपनी है जिसमें व्यापार प्रतिनिधि के अच्छे जीवन के सभी गुण हैं, कार, फोन, बीमा, सभी चीजें। तो मेरे पास वहां 4 चरणों के साक्षात्कार थे और अंतिम चरण में कंपनी के निदेशक के साथ जिनसे मैंने बातचीत की, मुझे बाद में एक अस्वीकृति मिली जिसमें लिखा था, जानते हैं क्या, आंखों में आग नहीं है। ओह, ये वास्तव में, हाँ, ये अक्सर बहुत होता है। आंखों में आग नहीं है। हाँ, ये वास्तव में एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा मैं मूल्यांकन करता हूँ। हाँ। हाँ, मैं उसे यही कहा। उदाहरण के लिए ड्रॉप बॉक्स। हाँ, कुछ साक्षात्कारों में, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स में, उम्मीदवारों से संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए कहा जाता है यदि उनके पास ऐसे कौशल हैं। यह कंपनी को यह देखने की अनुमति देता है कि उम्मीदवार असामान्य अनुरोधों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्या उनमें रचनात्मक सोच है। तो इसका तो सुनने का कौशल नहीं है, सुनने का कौशल नहीं है। अगर उसके पास ऐसे कौशल हैं तो आपको बस कहा जाता है, आप खेलते हैं, है ना, तो चलो खेल कर दिखाओ, क्या, कैसे, क्या, कितने, कौन सी मोमबत्तियां। हाँ, मैं बचपन में खेला करता था, मैंने पहले कक्षा में संगीत विद्यालय में भी गया। हाँ, यूनिलीवर, जानते हैं। हाँ, ये प्रसिद्ध है। इसे कंपनी फेंकने वाली भी कहा जाता है। हम इसे अपने समय में ऐसा ही कहते थे क्योंकि ये सब कुछ जारी करती थी इस कंपनी के प्रति सभी सम्मान के साथ। हम पहले उसे सरलता से बुलाते थे। मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। अगर कुछ हो तो यह कंपनी है, उसे ऐसा ही बुलाते थे। वे उम्मीदवारों के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वर्चुअल रियलिटी तकनीकों का उपयोग करते हैं। वर्चुअल साक्षात्कार की प्रक्रिया में अनुकरणीय वातावरण में विभिन्न कार्यों को हल किया जाता है। साक्षात्कार भी आयोजित किया जाता है। दिलचस्प है, क्या साक्षात्कार एआई की मदद से होंगे? कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हें फोन करेगा, तुम्हारे साथ बातचीत करेगा, फिर तुम्हें लेगा या नहीं। एक विपरीत तरीका था, मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, लेकिन एक विपरीत दृष्टिकोण था जब एक व्यक्ति ने बस एक एआई मॉडल लिया और समानांतर में चैट जीपीटी से सवाल पूछे। चैट जीपीटी ने उत्तर दिए। ऐसा लगता है कि वहाँ एक अवतार भी था, बस व्यक्ति ने सब कुछ देखा। वह बस कॉल में शामिल हुआ और बस हुई, और उसने इस तरह से चैट जीपीटी के माध्यम से साक्षात्कार पास किया। वास्तव में बहुत। मैंने वहाँ विक्टर को बताया कि मुझे ऑडियो लेना था और उसे टेक्स्ट में बदलना था। मैंने बस एक माइक्रोफोन लिया, उसे स्पीकर के पास रखा, वर्ड खोला और उसने सीधे सुनकर टेक्स्ट को टेक्स्ट में बदल दिया। तो लो, इस टेक्स्ट को वर्ड में ले लो, चैट को दो और चैट इसे बोल देगी, बस तुम्हारा चक्र पूरा हो गया। शानदार। हमें साक्षात्कारों को सेट करना होगा। पैटागोनिया, जो अपने पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, कभी कभी प्रकृति में साक्षात्कार आयोजित करता है। उदाहरण के लिए ट्रैकिंग के दौरान। दिलचस्प है, जैसे हम पहाड़ों में मिलते हैं, दोस्त। हाँ, मैं थक गया हूँ, बकवास, जाओ बकवास करो। बकवास। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस प्रकार के अपशब्दों का अनुवाद नहीं कर सकता। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस प्रकार के अपशब्दों का अनुवाद नहीं कर सकता। अपने साथ एक गर्म कंबल, कोको, दस्ताने और स्की ले जाओ। ये कंपनी को यह आकलन करने में मदद करता है कि उम्मीदवार उनकी पारिस्थितिकी और सक्रिय जीवन शैली के प्रति कितनी प्रतिबद्धता साझा करता है। दिलचस्प है। तो समझ में आया, ठीक है, अच्छा, दिलचस्प। टेस्ला। और फिर उसने बस बैग को स्लुचाइनो नहीं फेंका। हाँ, यह एक अद्वितीय और उत्कृष्ट अनुभव है जो वास्तव में बहुत ही बढ़िया और शानदार है। कंपनियां ट्विटर के माध्यम से बफर का उपयोग करती हैं। यह सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए एक समग्र समाधान है। वह क्या करती है? क्या वह साक्षात्कार का एक हिस्सा ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से करती है? क्या इससे कंपनी को यह देखने में मदद मिलती है कि उम्मीदवार डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग कैसे करता है और वह ऑनलाइन संचार में कितना सहज महसूस करता है? तो ऑनलाइन संचार पर मैं सहमत हूँ।
खासकर अगर उसे काम में इसे किसी न किसी तरह से उपयोग करना होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसे भूमिका निभाने वाले खेल हैं जो बहुत दिलचस्प नहीं हैं। तो कहने का क्या, हाँ, भूमिका निभाने वाले खेल, हे लड़ाई। तो सुनिए, बिक्री में वे रोल प्लेइंग गेम्स नहीं हैं, नहीं। ये जो बिक्री में रोल प्लेइंग है, एक स्थिति की कल्पना कीजिए। उदाहरण के लिए रियॉट गेम्स, जो वीडियो गेम्स का विकास करता है, में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पद के लिए उम्मीदवारों से साक्षात्कार के दौरान एक अनुकरणीय हैकर हमले को पराजित करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये उनकी नौकरी की तरह है ना? तो ये एक कहानी है, ऐसी ही चीज़ें हैं, मैं इतना कहूँगा। और ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। उनके सर्वरों के काम करने के तरीके को देखते हुए मैं इससे परिचित हूँ। अमेजन में देखिए, शीर्ष प्रबंधन पदों के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार के अंतिम चरण में अमेजन एक विशेष विशेषज्ञ का मूल्यांकन करता है जो उस टीम का हिस्सा नहीं होता है जिसमें भर्ती की जा रही है। इस विशेषज्ञ को बार रेजर कहा जाता है और उसके पास उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार है यदि वह मानता है कि यह कंपनी के उच्च मानकों के अनुरूप नहीं है। हाँ, वैसे मैंने कभी काम के लिए देखा था और ये तुम्हारे साथ शुरू होता है। हाँ, डॉब्स से, जैसे कि वास्तव में, यानी व्यक्ति एक कंपनी है लेकिन पूरी तरह से मानव संसाधन के रूप में नहीं। वे वास्तव में लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करते हैं। वे बहुत व्यापक हैं। वे कुछ गोदामों की व्यवस्था करने, स्थापित परिवहन संगठन के साथ काम करते हैं। कहने के लिए वे ऑस्ट्रिया से हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, वह आया, बातचीत की और अपनी अंतिम राय दी, हालांकि वह इस शहर में काम नहीं करता। ये मज़ेदार है। ये व्यक्ति बस भावनात्मक रूप से और किसी भी तरह से वित्तीय रूप से एक अधिक स्वतंत्र दृष्टिकोण है। टेस्ला में इलॉन मस्क कभी कभी शीर्ष प्रबंधकों के साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं, अनपेक्षित और अत्यंत कठिन प्रश्न पूछते हैं, जैसे व्याख्या करें, आप पागल क्यों नहीं हैं। यह उम्मीदवार की असामान्य सोचने की क्षमता और असामान्य परिस्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता को उजागर करने में मदद करता है। व्याख्या करें, आप पागल क्यों नहीं हैं। और आपको ऐसा किसने कहा? हाँ, और आपको यह किसने कहा? देखिए, नेटफ्लिक्स की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की संस्कृति के बारे में भी ऐसा ही कहा गया था। देखिए, वैसे एप्पल में एक विषय पर प्रस्तुति देने के लिए कहा जाता है जो कंपनी के व्यवसाय या पेशेवर गतिविधियों से संबंधित नहीं है, लेकिन ऐसी कहानियां भी मुझे अक्सर मिलती हैं जब वे उदाहरण के लिए आत्म प्रस्तुति, संचार और अन्य कौशल वाली कुछ पदों पर देखना चाहते हैं। कहते हैं, मुझे यह भी बेच दो, एक पूरी तरह से अलग चीज की प्रस्तुति करो, उस बारे में वो बताओ, और इसी तरह। संक्षेप में ये एक ऐसी कहानी है। लिखिए, आपके साथ कौन कौन से दिलचस्प साक्षात्कार हुए, चाहे वह किसी भी पद के लिए हो, आईटी हो या ना हो, क्या क्या मजेदार बातें हुई, यह जानना बहुत दिलचस्प होगा। वैसे यह हमें अगले अंक के लिए सामग्री तैयार करने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि मुझे, उदाहरण के लिए, ऐसी चीजें हमेशा दिलचस्प लगती हैं, क्योंकि मैं लगातार एचआर के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों पर नजर रखता हूं। ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ है। हाँ, तो चलिए, आखिरी ऐसा ही जैसे हमेशा अमेरिका में होता है। पिता ने डेटाबेस हैक किया ताकि मौत का नाटक कर सके और भरण पोषण का भुगतान करने से बच सके। क्या ऐसा करना संभव था? एक जिम्मेदार व्यक्ति, वहां उसके पास भरण पोषण के लिए $100,000 का कर्ज था। उसने असली डॉक्टर के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से रजिस्टरों तक पहुंच प्राप्त करने में सफल रहा। उसने अपनी मृत्यु को पंजीकृत भी किया। सबसे पहले उसने खुद को चिकित्सा विशेषज्ञ नियुक्त किया, जिसने उसकी ही मृत्यु की पुष्टि की। और सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। उसने खुद को सभी डेटाबेस में मृत के रूप में चिह्नित कर दिया। वहां सब कुछ स्वचालित था, इसलिए किसी ने भी धोखे को नहीं देखा। और तुमने धोखाधड़ी कैसे देखी? दरअसल यह एक सामान्य डेटाबेस है। व्यक्ति ने बस वहां बिंदु लगाए, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए। डेटाबेस में दस्तावेज मौजूद है और यह हस्ताक्षर से प्रमाणित है। क्या दिलचस्प है। उन्हें कैसे पकड़ा गया? क्या उन्हें भरण पोषण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने जानने का फैसला किया कि क्यों? तो यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने कैसे जाना। हाँ, खैर, किसी न किसी तरह से उन्होंने जान लिया। लोगों को प्रेरित करता है। हालांकि वास्तव में अमेरिका के लिए $100,000 एक अलग राशि है। उनके पास इतनी विशाल नहीं है,
खासकर अगर व्यक्ति किसी तरह का हैकर है जिसने डेटाबेस तक पहुंचने में सफलता पाई। स्पष्ट है, उसकी सोच कुछ दिशाओं में चल रही है, लेकिन उसने तय किया कि सबसे आसान और सबसे तेज तरीका होगा चुपचाप चले जाना। हमें सामान्य रूप से साइबर सुरक्षा की दिशा में देखना चाहिए। ये क्या कहानी है? मुझे लगता है ये एक अलग दिशा है। मुझे लगता है इसमें और गहराई में जाना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमेशा विकसित होता रहेगा। यह लगातार बदलता रहता है। हाँ, क्योंकि प्रौद्योगिकियां बदलती हैं। सब कुछ बदल रहा है हाँ, और हम बदल रहे हैं। और हम बदल रहे हैं। हम युवा नहीं हो रहे हैं। ठीक है। विक्टर, वे हम पर हंस रहे हैं। सुनो, मुझे वैसे ये नहीं पता था कि कंपनी एटलसियन जो जिरा है वह ऑस्ट्रेलियाई है। मैं वास्तव में इस बारे में नहीं जानता था। लेकिन जिरा में वैसे उनके विकास विभाग में बहुत सारे रूसी बोलने वाले हैं। सच में? हाँ, अब तो उनकी संख्या बहुत अधिक होने वाली है। तारणतादंतन पाम। ठीक है। तो दोस्तों, मुझे समझ में आता है। क्या आज के लिए सब कुछ हो गया? शानदार, बेहतरीन। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे काम का समर्थन करें। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या कोई विषय है? हमें विषय सुझाते रहिए। हाँ, हमारे पास विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कृपया आप भी भेजते रहिए। संभव है कि आपके द्वारा भेजे गए अधिक प्रासंगिक विषय हमें दिलचस्प लगें। हम उसके अनुसार एक एपिसोड तैयार करेंगे। आने के लिए धन्यवाद। सभी को अलविदा। इस बीच वे प्रश्न पूछें जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहेंगे। या बहुत नहीं, लेकिन पूछिए।